बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4, जिसका पहला सवाल है जिसमें हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। एक हिस्सा इस सवाल का ये है, जबकि दूसरा हिस्सा ये है कि हमने उनको परपेंडिकुलर भी चेक करना है, यानी ए और बी को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लेना है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ए और बी दो वेक्टर्स गिवन हैं, तो ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल आता है। उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, जो यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, इनको पहले एक रो में लिख लेना है। फिर जो वेक्टर्स हमें गिवन है उनकी वैल्यूज़, उनके कोएफिशिएंट, यानी आई के नीचे आई वाले कोएफिशिएंट यानी 2, इसी तरह जे के नीचे जे वाले यानी 1 और के नीचे -1। बी के लिए फिर दोबारा 1, -1 और 1, जो उसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे। ये लिखने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले आई ऐसे आपने बाहर लिखा, और डिटर्मिनेंट वाला जो हमारे पास तरीकाकार होता है, वो लाइन जो डिटर्मिनेंट वाली, मॉड वाली या मैग्नीट्यूड वाली होती है, वो लगा के अब पहले के लिए आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये जो बच गया है 1, -1, -1 और 1, ये लिख लेना है। और फिर माइनस जे, अब दूसरे के लिए फर्स्ट रो छोड़ देनी है, सब में ही फर्स्ट रो छोड़ देनी है। अब सेकंड कॉलम छोड़ देना, जो बाकी बच गया है 2, -1 और 1, 1 ये लिख देना है। और प्लस के लिए इसमें भी फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, यानी जो बाकी बच गए हैं वैल्यूज़ 2, 1, 1 और -1, वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। ये लिखने के बाद एक बार फिर से बता देता हूँ, आई के लिए आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उसको आप लिखेंगी। जे के लिए आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिख लेंगी। और के लिए आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है और बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिख लेंगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसमें पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर दरमियान में माइनस लिखते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस ये है, जबकि माइनस फार्मूला वाला होता है तो -1 हो जाएगा। तो 1 -1 माइनस जे, उसके लिए इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और माइनस माइनस हमारे पास +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। और प्लस के इसी तरह 2 को -1 से करेंगे -2, और -1 को 1 से करेंगे तो -1। अब 1 -1 0 हो गए, यानी आई की वैल्यू 0 हो गई, ख़त्म हो गई। जे के लिए 2 + 1 हमारे पास 3 हो गए, जबकि के लिए -2 -1 -3 हो गए। तो जे के बाहर माइनस भी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा -3j -3k। तो ये हो गई ए क्रॉस बी की वैल्यू। सवाल का दूसरा हिस्सा भी था जिसमें हमने इनको डॉट प्रोडक्ट भी कराना है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू और ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई वाली इधर तो 2i है, लेकिन इधर आई की कोई वैल्यू नहीं है, तो आई वाली टर्म खत्म होगी। जे को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1 है, इधर -3 है तो -3, और के को करें तो माइनस का के है और इधर -3 है, तो आपके पास बन जाएगा +3। अब -3 + 3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अब देखें, दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। सवाल में भी यही है कि आपने चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। दूसरा इसी का हिस्सा है जिसमें आपने बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बी की वैल्यू और ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखी। फिर अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आई की तो वैल्यू ही नहीं है दूसरे में, तो वो तो 0 हो गई। जे के लिए यहाँ -1 है, जबकि यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा। और इसी तरह के लिए यहाँ 1 है और दूसरी -3 के है, तो -3, 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो 3 -3 ये भी 0 हो गया। तो इन दोनों का भी हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और जवाब आ गया 0, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो सवाल का दूसरा हिस्सा यही था कि हमने परपेंडिकुलर चेक करने थे। एक और हिस्सा इसमें था, ए क्रॉस बी के अलावा बी क्रॉस ए भी फाइंड करना था। तो उसके लिए बच्चों लिखने का वही तरीकाकार है, आई और जे और के लिखें, लेकिन अब चूंकि यहाँ बी पहले है तो इधर भी हम पहले बी की वैल्यूज लिखेंगे, और फिर ए बाद में है तो ए की वैल्यूज बाद में लिखेंगे। बाकी उसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आई लिख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेना है, और फिर -j लिख के फर्स्ट रो को छोड़ देना और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, फिर बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेंगे। और फिर इसी तरह +k लिख के उसके लिए आपने
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेंगे। और अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका डिटर्मिनेंट लेना है या इनको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई करें। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें 1, और फिर माइनस फार्मूले वाला, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इसी तरह -j हो गया। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर माइनस, और 2 को 1 से करेंगे तो -2, और फिर प्लस के, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 को -1 से करेंगे तो -2, लेकिन फार्मूले वाला माइनस 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 +2 हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपने तरतीब नहीं गलत करनी, यानी ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। ये ना हो कि पहले इनको मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, ठीक है। जो पहले है उसको पहले में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो बाद में है उसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि 1 - 1 है तो ये तो 0 हो गया, आई की कोई भी वैल्यू नहीं बाकी बची। जबकि j के लिए -1 -2 माइनस के 3 हो जाएंगे, और k के लिए 1 + 2 ये भी 3 हो जाएंगे। तो j के बाहर भी माइनस लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 3j हो जाएगा, और k क्या हो जाएगा प्लस का 3k। अब हमने b क्रॉस a तो फाइंड कर लिया, लेकिन सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसको a और b के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कराना है। तो a डॉट b क्रॉस a की वैल्यू पहले, डॉट b क्रॉस a की वैल्यू बाद में। फिर अब हम उनको डॉट प्रोडक्ट कराएं तो i की क्योंकि इसमें वैल्यू ही नहीं है तो वो तो हो गया 0। अब j को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को 3 के साथ तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -3, तो 3 - 3 ये 0, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, ये इक्वल टू आ गया 0, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह दूसरे के लिए चेक किया, यानी b डॉट b क्रॉस a के लिए चेक किया, तो उसमें भी b की पहले वैल्यू लिखी और फिर उसके क्रॉस प्रोडक्ट यानी b क्रॉस a की वैल्यू लिखी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, i की टर्म्स है ही नहीं तो वो तो 0, और j के लिए -1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, और इस तरह +1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3 + 3 ये भी 0। तो इससे साबित ये हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चूंकि इक्वल टू 0 आया है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के, a भी और b भी। ठीक है जी बच्चों, तो इस पहले सवाल में आपने यही काम ही करना है, a क्रॉस b क्रॉस a ये फाइंड करने हैं, दो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, और फिर उन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट्स को आपने a के साथ भी और b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ताकि हमारा जो दूसरा हिस्सा सवाल का परपेंडिकुलर वाला वो भी चेक हो जाए। ठीक है जी, अब दूसरा बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आप लोग खुद करेंगे। दूसरा सवाल में से एक पार्ट में बता देता हूं जिसमें फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है जी, जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साइन ऑफ द एंगल भी फाइंड करना है। दो बातें फाइंड करने हैं, एक तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और दूसरी बात साइन ऑफ द एंगल यानी साइन थीटा भी फाइंड करना है। उसके लिए देखें मैंने एक पार्ट लिया है उन क्वेश्चंस में से जिसकी वैल्यू a की i + j है जबकि b की i - j है। अब सबसे पहले इन दोनों का हम लोग कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी a क्रॉस b। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वही तरीकाकार है, दोबारा नहीं दोहराता मैं। तो इससे क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, i वाली टर्म भी सारी 0 हो जाएगी, j वाली भी 0 हो जाएगी, सिर्फ बाकी बच जाएगी k वाली टर्म, यानी 1 - 1 ये मल्टीप्लाई होगा -1, और फिर -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो -2k हमारे पास हो जाएगा बच्चों, -2k हमारे पास हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब यूनिट वेक्टर के लिए आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें फाइंड होता है तो उसके अलावा हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी होती है। जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है उसी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब देखें i j तो इसमें है नहीं, सिंपल k है, तो उसकी वैल्यू है -2, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट होगा मैग्नीट्यूड का, तो वो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, यानी a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड आती है 2। अब देखें यूनिट वेक्टर जो हमने n इसमें फाइंड करना होता है वो दरअसल क्या होता है a क्रॉस b, और उसको डिवाइड करना होता है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड से। तो a क्रॉस b हमने फाइंड किया था, वो आया था -2 के, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड भी फाइंड की थी, वो आई थी 2, तो 2 2 से कट गया, हमारे पास आ गया आंसर -k। ये बच्चों पहला हिस्सा था जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। n यूनिट वेक्टर इस सवाल में था जो हमने फाइंड करना था, उसके लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसी को डिवाइड करना है उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास रिजल्ट आया -k। अब थीटा जो है इन दोनों के दरमियान एंगल है, ठीक है जी, जो हमने सवाल करना है उसमें कोई भी हमारे पास सवाल होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें साइन थीटा हमने फाइंड करना होता है। अब वो दरअसल इक्वल आता है इन्हीं दोनों की मैग्नीट्यूड
इन्हीं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड यानी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और इक्वल टू आ गया हमारे पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब चूंकि हमने साइन थीटा को सेपरेट करना है तो वो इक्वल टू आएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड और वो डिवाइड होगी, ए की मैग्नीट्यूड अलग आपने फाइंड करनी है और बी की अलग, उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए की मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें, ए में तो दो ही कंपोनेंट थे और दोनों हैं भी 1 और 1, तो उनका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह बी में भी दो ही हैं तो उनकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब साइन थीटा जो दरअसल है वो इक्वल तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड और उनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हमने पहले भी फाइंड की है, वो आई थी 2, तो वो लिखी और डिवाइड कर दिया। अब जो हमने ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखें, वैसे अगर देखा जाए शार्ट ये भी है कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आ जाएगा और 2 से कट जाएगा 1 आ सकता है। उस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि 2 को सिंपल यूं भी लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट, तो ये सारे आपस में कट जाते हैं और हमारे पास आंसर आता है 1। एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बच्चों। इस सवाल में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। ए क्रॉस बी फाइंड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और फिर उसे डिवाइड कर देना है। और दूसरी चीज जो इसमें फाइंड करनी है साइन थीटा, वो इक्वल टू होती है ए क्रॉस बी की भी मैग्नीट्यूड और डिवाइड करना है ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। ए की क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड हो चुकी होती है, फिर हम अलग अलग दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया जी।